स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा क्लास 11th के लिए। और जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम जो है वो हम सीक्वेंस और सीरीज़ का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9। तो इस चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमने सीक्वेंस और सीरीज़ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने क्वेश्चन किए हैं। और उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर जितने क्वेश्चन आते हैं वो हमने किए हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर के अंदर वो सारे के सारे 10th क्लास के ऊपर बेस्ड है। और हमने अर्थमेटिक मीन भी फाइंड आउट किया है कि किस टाइप से हम अर्थमेटिक मीन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। और कोई सीक्वेंस और जो सीरीज होती है उस सीक्वेंस और सीरीज का हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हेल्प से उन टर्म्स का हमने सम भी फाइंड आउट किया है। तो आज का जो चैप्टर होगा वो आज का इस टॉपिक के अंदर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ओनली ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझेंगे। और उसके बाद इन बेसिक कॉन्सेप्ट का हम एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करेंगे, इन बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम वर्क करेंगे। तो फिर चलिए बच्चों, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जीपी, जीपी को मैंने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा जीपी। जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो मैंने लिया अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर ऑफ नॉन जीरो नंबर in which every term in which every term in which every term except the first term except the first term except the first term bear constant ratio bears a constant ratio bears a constant ratio constant ratio with a preceding term with its preceding term with its preceding term preceding term is called the is called the geometric progression is called the geometric progression geometric progression। तो बच्चों, इससे डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ, ये जो 3 लाइनें हैं इन 3 लाइनों का मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस मिलेगी और उस सीक्वेंस के अंदर सारे के सारे जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, नॉन जीरो नंबर्स होंगे। मान लो मैंने जनरली कोई भी एक सीक्वेंस ली से उसकी जो टर्म्स हैं वो टर्म्स मैं लेता हूँ। मैं लिया A1, A2, A3, A4 और अप टू मैंने कहाँ तक ली, लास्ट टर्म मैंने ली AN तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कहता है अ सीक्वेंस ऑफ अ नॉन जीरो नंबर, ये हमारे पास सारे के सारे क्या है, नॉन जीरो नंबर हैं। इन विच एवरी टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, यानी कि कोई भी आप एक टर्म लो से आपने एक टर्म ली A3 और A3 से जस्ट जो पहले वाली टर्म है वो क्या है, A2 है। या फिर हम A4 लेते हैं तो A4 से जस्ट पहले वाली टर्म हमारे पास क्या है, A3 है। तो इसी टाइप से अगर A3 डिवाइडेड बाई A2 करते हैं, A4 डिवाइडेड बाई A3 करते हैं, तो जो रेशियो आएगा इन टर्म्स का वो रेशियो हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट रेशियो मिलेगा। यानी कि अगर A3 डिवाइडेड बाई A2 हमने किया, ये इज इक्वल टू K आता है, तो A4 डिवाइडेड बाई A3 करेंगे तो भी K के इक्वल आना चाहिए। अगर A2 डिवाइडेड बाई A1 करेंगे तो भी K के इक्वल आना चाहिए। अगर AN डिवाइडेड बाई AN-1 करेंगे तो भी K के इक्वल आना चाहिए। अगर AN+1 डिवाइडेड बाई AN करेंगे तो भी किसके इक्वल आना चाहिए, K के इक्वल ही आना चाहिए। तो अगर इस टाइप की कंडीशंस एग्जिस्ट करती है तो उस केस के अंदर वो जो सीक्वेंस होगी वो सीक्वेंस हमारे पास क्या होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे।
अब इसके बाद इसकी एक और डेफिनेशन है, जो मैंने कांस्टेंट रेशियो की जो बात की, यहाँ पर कांस्टेंट रेशियो मैंने के लिया, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर वो कांस्टेंट रेशियो हम डिनोट करते हैं आर से। तो मैंने लिखा द कांस्टेंट रेशियो, जो ये के है, तो इसकी जगह मैंने लिखा दिस कांस्टेंट रेशियो, दिस कांस्टेंट रेशियो, दिस कांस्टेंट रेशियो is known as common ratio, and it's denoted by, and it is denoted by r। इसको हम स्मॉल r से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, जो कांस्टेंट रेशियो है उसको। अब इसके बाद इसकी एक और डेफिनेशन बनती है अदर वर्ड्स के अंदर। वो डेफिनेशन क्या है, मैंने लिखा अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स a1 a2 a3 up to an is called a geometric progression, is called the geometric progression, is called the geometric progression, is called the geometric progression if ak plus 1 divided by ak is equal to r, और r हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, r is the constant for k greater than equal to 1 and k belongs to n, यानी कि नेचुरल नंबर। यहाँ पर k की वैल्यू हम 1 या 1 से लार्ज लेंगे, और जो k जो है वो k हमारे पास से किस सेट में लाई करता है, वो लाई करता है नेचुरल नंबर के सेट में। तो बच्चों ये डेफिनेशन थी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कोई भी एक सीक्वेंस लिखी, एक एग्जाम्पल लिया हमने, एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कोई भी सीक्वेंस लेता हूँ और उस सीक्वेंस की टर्म्स मैंने लिखी 2, 4, 8, 16 और अप टू शो ऑन तक, फ्रॉम एन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये इस सीक्वेंस के अंदर जो फर्स्ट जो टर्म है, वो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, a है। अगर मैं यहाँ पर a1 की वैल्यू फर्स्ट टर्म की बात करूँ तो मेरे पास 2 है, और सेकंड टर्म की बात करूँ इस सीक्वेंस के अंदर तो 4 है। अगर थर्ड टर्म की बात करें तो वो 8 है, अगर फोर्थ टर्म की बात करें तो वो 16 है। इस टाइप से ये टर्म्स हमारे पास कंटिन्यूसली चलती जा रही हैं। लेकिन अगर हम इन टर्म्स को एक टर्म के बाद अगर नेक्स्ट टर्म हम लिखेंगे तो उस केस के अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला लगता है। उसी फॉर्मूले के बेस के ऊपर, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम इसकी नेक्स्ट टर्म जो है वो राइट कर पाएंगे। हमने क्या देखा कि अगर a2 को मैं a1 से डिवाइड करता हूँ, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2, तो कांस्टेंट रेशियो मेरे पास कितना आता है, 2 आता है। अगर मैं a3 डिवाइडेड बाई a2 करता हूँ तो इस केस के अंदर भी 4 डिवाइडेड बाई a, 4 2 जा 8, द रिजल्ट विल बी 2। इफ when we will divide a4 divided by a3 is equal to 16 divided by 8, 8 2 जा 16 is equal to 2। तो देखो जब हमने नेक्स्ट टर्म को डिवाइड करवाया उससे प्रीसीडिंग टर्म यानी कि उसकी फर्स्ट टर्म से, तो हमारे पास इन एवरी केस के अंदर जो रिजल्ट है वो रिजल्ट एक कांस्टेंट के अंदर आया, यानी कि रिजल्ट हमारे पास वही आता है जो हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। अभी अभी हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की यही डेफिनेशन पढ़ी थी कि किसी भी सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तब कहेंगे जब हम कोई भी एक टर्म लेते हैं और उस टर्म को डिवाइड करवाते हैं प्रीसीडिंग टर्म से, जो रेशियो आता है वही रेशियो किसी दूसरी टर्म को डिवाइड करवाएंगे उससे प्रीसीडिंग टर्म से, तो वो रेशियो हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
दैट दो सीक्वेंस इज आर आल्सो नोन एज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो वो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। तो इन जनरली अगर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म लिखना चाहें, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि जनरली आप थ्योरेटिकली कोई भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप राइट करके दिखाओ, तो उस केस के अंदर जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट जो टर्म है वो मैंने ए से डिनोट की, सेकंड टर्म ए आर से, थर्ड टर्म ए आर स्क्वेयर से, फोर्थ टर्म ए आर रेज टू पावर 3 से, और अप टू लास्ट टर्म मेरे पास आएगी ए आर एन माइनस से ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म हम जनरली डिनोट करते हैं तो हम उसको इस सीक्वेंस में लिखते हैं। ये ए जो है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म है, ए आर है सेकंड टर्म, ए आर स्क्वायर है थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, और ये हमारे पास क्या है nth टर्म। लेकिन अगर हम a2 को a1 से डिवाइड करवाएंगे तो कांस्टेंट रेशियो r आएगा, a3 को a2 से डिवाइड करवाएंगे तो भी कांस्टेंट रेशियो r आएगा, a4 को a3 से डिवाइड करवाएंगे तो भी कांस्टेंट रेशियो r आएगा, an को an-1 से डिवाइड करवाएंगे तो भी कांस्टेंट रेशियो हमारे पास क्या आएगा, r ही आएगा। अब यहाँ पर जब हम इस सीक्वेंस को राइट कर रहे थे तो उस केस के अंदर हमने ये देखा कि सेकंड टर्म जो है, हम यहाँ पर इसे जनरल फॉर्मूले को लेके चलते हैं। किसी भी टर्म्स को अगर हम डिनोट करेंगे तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको इजी वे में डिनोट कर पाएंगे। हमने ये देखा कि अगर हमने ए nth टर्म फाइंड आउट करनी है तो उस केस के अंदर a इंटू आर रेज टू पावर n-1 हमने किया। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि हम फाइंड करेंगे an-1 यानी कि n-1th टर्म, तो उस केस के अंदर a इंटू आर रेज टू पावर n-1 तो मेरे पास रिजल्ट क्या बचेगा, a r रेज टू पावर n-2, ये मेरे पास मिलेगी n-1th टर्म। अगर मैंने सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी हो तो a r रेज टू पावर 2-1 दैट इज a r। अगर मैं a फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करूंगा a1 की वैल्यू तो a इंटू आर रेज टू पावर 1-1 a r रेज टू पावर 0, और किसी की पावर जो 0 होती है तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और यहाँ पर 1 के साथ a मल्टीप्लाई है तो रिजल्ट भी हमारा क्या बचेगा, a ही बचेगा। तो ये हमारा जनरली कॉन्सेप्ट था कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम जनरली किस टाइप से डिनोट करते हैं। उसी टाइप से जो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ये भी पढ़ा था कि जो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास फाइनाइट भी होती हैं और इनफाइनाइट भी होती हैं। तो सेम प्रोसीजर हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर भी चलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप की सीरीज और बनती है। अगर हमारे पास एक सीरीज हो फाइनाइट, सेकंड मैंने बोला फाइनाइट, और सेकंड रिजल्ट मैंने लिया इनफाइनाइट। तो फाइनाइट के अंदर क्या होता है, जो नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो, जिन टर्म्स को हम काउंट कर पाते हो कि इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 20 है, 100 है, 120 है, कितनी है। अगर इनफाइनाइट की बात करें तो उस केस के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इट विल नॉट बी काउंटेड, हम उसको काउंटेड नहीं कर पाएंगे। किसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, हमारे पास 10 दे रखी है, उसके अंदर 20 टर्म्स दे रखी है, या फिर 50 टर्म्स दे रखी है, 150 है, या 100 है, 200 है, 210 है, 250 है, 300 है, या 310 है, अप टू शो ऑन तक। तो फाइनाइट जो से हमारे पास सीक्वेंस या सीरीज होती है उसकी नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइनाइट मिलेंगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक सीक्वेंस लिखी ए आर रेज टू पावर 2, ए आर रेज टू पावर 3 अप टू ए आर रेज टू पावर n-1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सीक्वेंस को इस टाइप से लिखता हूँ, ए आर रेज टू पावर 2, ए आर रेज टू पावर 3 अप टू ए आर रेज टू पावर n-1, ए आर रेज टू पावर n प्लस ए आर रेज टू पावर n, और ए आर रेज टू पावर n+1 डॉट 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 अप टू शो ऑन तक। तो जो फर्स्ट जो हमने सीक्वेंस ली वो हमारे पास फाइनाइट है, और सेकंड जो हम सीक्वेंस लिखते हैं वो हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है। तो इसके बाद बच्चों हमारे पास एक और जनरल कॉन्सेप्ट आता है जो जनरली हमें पता होना चाहिए,
वो कुछ केसेस के अंदर हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चनों के अंदर उस कॉन्सेप्ट का भी हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको उसकी जो स्टेटमेंट है वो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। मैंने स्टेटमेंट राइट की। सबसे पहले मैंने लिखा इन अ फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इन अ फाइनाइट in a finite geometric progression, the product of the term, the product of the term, product of the term equidistance from the beginning, from the beginning and the end is always, and the end is always, and is always same and is equal to the, and is equal to the product of first and last term, product of first and last term, देखो बच्चों इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले मैं आपको इसको प्रूव करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। वैसे तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि द प्रोडक्ट ऑफ द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द लास्ट इज ऑलवेज सेम एज द इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। मान लो मैंने कोई भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ली। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लिखता हूँ ए आर स्क्वायर ए आर रेज टू पावर 3 और अप टू बी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई आर और कोमा बी। ये मेरे पास एक सीक्वेंस है। अगर इस सीक्वेंस के अंदर मैं स्टार्टिंग से nth टर्म और यहाँ एंड से nth टर्म उन दोनों का प्रोडक्ट करूँ तो वो प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट के इक्वल मिलेगा। इसको प्रूव करते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पर ये किया कि अगर मैं स्टार्टिंग में ए से करता हूँ तो इस केस के अंदर ए तो मेरे पास क्या हुई, फर्स्ट टर्म, ए मेरे पास हुई फर्स्ट टर्म, और जो कांस्टेंट जो रेशियो है, कांस्टेंट रेशियो मेरे पास कितना हुआ, आर। तो ए एन की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1। इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैंने स्टार्टिंग से nth टर्म फाइंड आउट की। अब हम nth टर्म फाइंड आउट करेंगे, nth टर्म फ्रॉम द एंड कि एंड से nth टर्म क्या होगी। अगर हम एंड से nth टर्म फाइंड आउट करें तो उस केस के अंदर b हमारे पास क्या मिलेगी, फर्स्ट टर्म, b होगी फर्स्ट टर्म, और जो कांस्टेंट रेशियो जो होगा वो किसके इक्वल होगा। हम इसको अगर लास्ट से इसको एक्चुअल सीक्वेंस की यानी कि ऑर्डर की फॉर्म में लिखें, जिस टाइप से हम बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास होगी b, सेकेंड टर्म b डिवाइडेड बाई आर, थर्ड टर्म b डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, अप टू कहाँ तक आएंगे हम, a तक। तो b तो मेरे पास हुई फर्स्ट टर्म। अब कांस्टेंट रेशियो हम किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे, कांस्टेंट रेशियो फाइंड आउट करेंगे b डिवाइडेड बाई आर डिवाइडेड बाई b को मैं लिख सकता हूँ b डिवाइडेड बाई 1। तो मैंने लिखा b डिवाइडेड बाई आर इंटू 1 डिवाइडेड बाई b से b कैंसिल आउट, कितना आता है, 1 डिवाइडेड बाई आर आता है। ये मेरे पास क्या हुआ, ये हुआ कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म हुई मेरे पास। अब अगर मैं एंड से nth टर्म फाइंड आउट करूंगा तो उस केस के अंदर ए एन इज इक्वल टू बी इंटू 1 डिवाइडेड बाई आर होल रेज टू पावर n माइनस 1।
स्टार्टिंग से ये मेरे पास एन टर्म है, एंडिंग से ये मेरे पास एन टर्म है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं हम ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू बी इंटू वन डिवाइडेड बाई आर रेज टू पावर एन माइनस वन। आर रेज टू पावर एन माइनस वन से आर रेज टू पावर एन माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा ए इंटू बी। और ए इंटू बी हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो इस क्वेश्चन का यही मतलब था, इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का, कि स्टार्टिंग से हम एन टर्म फाइंड आउट करें और एंडिंग से हम एन टर्म फाइंड आउट करें। उन दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो जो बच्चों एक्सरसाइज 9.5 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस कंडीशन के अंदर हमारे पास ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनती है और किस कंडीशन के अंदर हमारे पास ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं बनती है। तो इस एक्सरसाइज के जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आपने इनको बड़े अच्छे से ट्राई करके देखना है, इनको समझ के देखना है। अगर इनके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में आप कोई माइनर सा भी डाउट हो तो आप जो डाउट सेशन जो होगा उस डाउट सेशन के अंदर आप अपनी प्रॉब्लम को ले सकते हो। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बड़े अच्छे से समझाया जाएगा। अगर आपकी इन केस ऑफ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जो डाउट सेशन होगा उस डाउट सेशन के अंदर मैं एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।